वेलकम टू माय चैनल। दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू यू? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम सब लोग फिर वही सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे और उन्हीं सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे जो एसएससी में आपको ज्यादा टफ फील होते हैं, जो एसएससी में आपके लिए इंग्लिश में बाधा बनते हैं। उन्हीं सवालों को मैं प्रैक्टिस सेट 7 में लेकर आ चुका हूं। तो आइए आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए, इस प्रकार से अगर हम हर दिन सेशन बाय सेशन और हर दिन हम प्रैक्टिस सेट बाय सेट लेकर आते हैं और आप सभी लोग जुड़े रहते हैं इससे, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के सेशन के बाद आपके इंग्लिश में बहुत ज्यादा निखार आएगी और आप एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काबिल हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। तो समझ रहे हैं? आइए देखिए पहले थंबनेल को और फिर आते हैं सवालों को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करते हैं और धुएं की तरह उसको उड़ाते हैं। जी आइए देखिए पहले थंबनेल को। देख रहे हैं थंबनेल? अब होगा इंग्लिश आसान, इंग्लिश का डर होगा खत्म। बात वही है। प्रैक्टिस सेट 7 है ये। प्रैक्टिस सेट 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सब के सब जो लास्ट हुए हैं इन सबको मैंने समाप्त कर दिया है और इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, चाहे वो क्वेश्चंस 20 हो, 25 हो, इवन 15 या 19 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है उन सभी क्वेश्चंस में मैंने आपको डिटेल दिया है, एक एक चीज को मैंने समझाया है। हिंदी में भी मैंने उसका मीनिंग भी समझाया और साथ ही साथ कहां पर वो एरर है ये भी मैंने समझाया, और एरर है तो क्या उसके लिए सही होना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो आइए शुरू किया जाए। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन एंड दैट इज रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल और एमटीएस CHSL and CPO. It doesn't matter, but the question will be the same. The question will be the same because the same question are asked whether it is CGL or CPO, whether it is CHSL or MTS. It doesn't matter. The level of the question will be the same in terms of the SSC CGL, in terms of the SSC CHSL, CPO and MTS. It doesn't matter, but the question will be the same. Let's have your complete attention to the screen. चलिए शुरू करते हैं जी। चलिए मैं आता हूं अपने सवालों पे। चलिए ये सवाल आ चुके हैं। एक मिनट, थोड़ा मैं पेन ले लूं। चलिए तो पहला सवाल हमारा यही है, आइए देखते हैं। पहला सवाल कहता है रोनाल्डो, मुझे पता है आप रोनाल्डो के बारे में जानते होंगे। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर। रोनाल्डो एक फेमस प्लेयर है, यानी कि प्रसिद्ध प्लेयर है। ऑफ किसका है भाई? किसका? ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल का प्लेयर है जी। चलिए मान लिया फुटबॉल का प्लेयर है, नो डाउट। ये क्वेश्चन को आपका पूछा हुआ है, ये आपका 2022 में पूछा गया, यानी 2022 में पूछा गया। ये 2022 के 5वें महीने की 27 तारीख को पूछा गया है इवनिंग के सेशन में। कहां का प्रश्न है? एसएससी CHSL का प्रश्न है। चलिए वो भी मान लिया। अब यहां पर दिक्कत यह है कि रोनाल्डो के बारे में बोला है कि रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल एक क्या है जी? गेम है। फुटबॉल क्या है? गेम है। और गेम से पहले जब आप फिक्स्ड आर्टिकल पढ़ेंगे, THE का प्रयोग पढ़ेंगे, तो फिक्स्ड आर्टिकल THE जो कहलाता है हमारा, फिक्स्ड आर्टिकल में जब हम डेफिनेट आर्टिकल THE को जब पढ़ते हैं तो फिक्स्ड आर्टिकल में आपको कहीं ऐसा नहीं फैक्ट मिलेगा स्पोर्ट्स से पहले, स्पोर्ट्स से पहले यहां पर नो एरर, या आई एम सॉरी, नो स्पोर्ट्स से पहले यहां पर क्या होगा जी? नो आर्टिकल। क्या होगा जी? नो आर्टिकल। यानी कि स्पोर्ट्स की जब भी बातें आएंगी तो हम नो आर्टिकल यूज करेंगे। ये नहीं बोलेंगे आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट। आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट क्या होता है? एक क्रिकेट क्या होता है? आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या होता है? एंड फुटबॉल क्या होता है? यानी कि जो भी स्पोर्ट्स हम लोग यूज करेंगे उन स्पोर्ट्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना? ये भी आपका स्पोर्ट्स ही है, खेल कूद की ही बातें हैं। फुटबॉल भी आपका क्या है जी? स्पोर्ट्स ही है। तो फुटबॉल से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। हमारा सेंटेंस केवल इतना ही सही होता कि रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर
ऑफ फुटबॉल, यानी फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है रोनाल्डो। समझ गए? तो जब भी आपको स्पोर्ट्स की बातें आएंगी तो ये बातें ध्यान रखिएगा, उससे पहले आर्टिकल द या ए एन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा स्पोर्ट्स से पहले। अब देखते हैं, ये चूंकि एरर का सवाल है तो देखते हैं कि कहां पर द फुटबॉल है। जहां पर आपका द फुटबॉल होगा वही ऑप्शन आपका एरर होगा, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा द फुटबॉल लिखा है तो ऑप्शन सी में ही हमारा क्या है जी, एरर है। ऑप्शन सी में ही हमारा क्या है, एरर है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जी। आप भी ट्राई कीजिए, मेरे सवाल को सॉल्व करने से पहले आप सवाल को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वहीं पर सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जब अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ना जी यही हमारा आंसर सही है, उसके बाद हमारी क्लिप को देखें, उसके बाद अपने आप को वहां पर मूल्यांकन करके हाँ निश्चित रूप से आपने जो आंसर टिक किया था वही आंसर है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को रिवाइंड कीजिए। बात समझ गए? तो चलिए इस तरीके से अगर आप अप्रोच को अपनाते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और कभी भी क्वेश्चंस बनाने में टफनेस फील नहीं होगी। चलिए यहां देखिए, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लाया ना, जब ये क्वेश्चन लाया तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करें। जब आंसर आपको मिल जाता है, यानी कि आंसर जब आप ढूंढ लेते हैं, खुद से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, चाहे गलत हो या सही हो, जब आप चूज कर ले कि यही आंसर होगा, उसके बाद हमारा वीडियो क्या करें जी, प्ले करें और उसके बाद आप देखें कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर सही है तो अच्छी बात, नहीं सही है तो हमारा अप्रोच देखिए कैसे वो सही है, उसके बाद वो अप्रोच आप पर भी, अपने आप पर भी लागू करें। आइए अगला सवाल। वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे, ऑन अ हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी पर। क्या होता है जी, छुट्टी पर। हॉलीडे एक काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगाया। लीव से पहले भी लगता है, जैसे कि ही इज ऑन लीव, लीव मतलब एक ऑन लीव का मतलब ही होता है छुट्टी पर, इसलिए वहां पर ऑन लीव के बाद और ऑन लीव से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां पर ऑन हॉलीडे होगा। ठीक है, कहता है वेन एवर ही इज ऑन हॉलीडे, जब कभी भी। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। ये वेन एवर क्या है जी, आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जब कभी भी। जब कभी भी वह हॉलीडे पर होता है, ही ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। कैसे ट्रेवल करता है, बाय फुट, यानी कि पैदल यात्रा करता है। कहां तक, टू द टेम्पल, टेम्पल तक। वो टेम्पल कहाँ है, नियर बाई, यानी कि नजदीक है, यानी कि नजदीक के टेम्पल तक वो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है बाय फुट, यानी कि पैदल करता है। बात सही है, पैदल करता है, हम भी मानते हैं, लेकिन सवाल ये कि बाय फुट कोई कोई फ्रेज होता ही नहीं है। बाय फुट कोई फ्रेज नहीं होता है, ऑन फुट हमारा फ्रेज होता है। क्या होता है जी, ऑन फुट, और इस ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ऑन फुट का क्या मतलब होता है जी, पैदल। इसलिए हमारा क्या सही होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए था ऑन, दिया है बाई, इसलिए एरर हमारा कहां है, बाई के पास है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में बाई है। जहां पर बाई फुट होगा एरर आपका वही होगा। यहां ऑप्शन सी में देखें तो बाई फुट है, इसलिए एरर आपका ऑप्शन सी में ही होगा। एरर आपका ऑप्शन सी में ही होगा जी, ठीक ना। टू द टेम्पल नियर बाय, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेन एवर ही इज, इसमें भी कोई रॉन्ग नहीं है। ऑन हॉलीडे कोई रॉन्ग नहीं है, यानी कि एरर है आपका ही ट्रेवल्स बाय फुट, होना चाहिए था ऑन फुट, दिया है बाय फुट, इसलिए ये रॉन्ग है। यानी कि एरर आपका ऑप्शन सी में है। ये भी आपके 5वें महीने की 30 तारीख को पूछा गया है 2022 में, CHSL का सवाल है। चलिए क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला देखिए, द रिसेंट डिस्कवरी। द रिसेंट डिस्कवरी का मतलब होता है हाल ही फिलहाल की जो खोजबीन हुई है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोजबीन। जो खोजबीन हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। खोजबीन, जो खोजबीन से प्राप्त वस्तुएं हैं उनको भी डिस्कवरीज कहा जाता है। यानी कि जो भी खोजबीन हुई है रिसेंट में, हाल ही में,
हैव रीजन होप्स, उसने उम्मीदों को रीजन कर दिया है, जगा दिया है। अबाउट द पॉसिबल एप्लीकेशंस, पॉसिबल अबाउट यानी किसके बारे में, पॉसिबल के बारे में। कौन सा पॉसिबल यानी संभव के बारे में, कौन सा संभावित एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब होता है संग्रह, यानी कि ये जो हाल ही में डिस्कवरीज हुई है, इस डिस्कवरी ने उम्मीदों को बढ़ा दिया है। वो उम्मीदें जो संभावित एप्लीकेशंस को लेकर था, संग्रह को लेकर था। समझ गए, ये बात समझ गए। हाँ, अब देखिए इसमें एरर कहां है। एक वर्ड आता है राइज, राइज का V2 होता है, ये तो आपका राइज है, ये जो राइज है ना, ये आपका V1 है, ठीक ना। रोज आपका V2 है, राइज, राइज रोज, राइज रोज क्या होता है जी, राइज रोज रीजन, ये 2 हो गया, और रीजन RISEN रीजन, ये आपका V3 हो गया, ठीक ना। लेकिन राइज रोज रीजन ठीक तो है, लेकिन यहां पर एक और वर्ड आता है रेज, RAISE रेज। ये जो राइज है, इसका मतलब होता है बढ़ना, हैपनिंग वर्ब है, ये बढ़ना है। और ये आपका एक्शन वर्ब है रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि ये आपका हैपनिंग वर्ब है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ये जो रेज है ना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है, ये अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा। बात सही है। ये हैव रीजन के बाद होप लगा दिया है, और ये राइज का थर्ड फॉर्म है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहां पर रीजन जब लिखे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि होप्स को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। यहां पर होना चाहिए था रेज्ड, क्या होना चाहिए था, रेज्ड। अब ये सही होगा, जो हाल ही की डिस्कवरीज है, जो खोजबीन है, उसने बढ़ा दिया है, रेज्ड कर दिया है। क्या, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट लेगा ना, इसलिए होप्स को ऑब्जेक्ट लिया है, यानी कि बढ़ा दिया क्या, उम्मीदों को। ये उम्मीद किसके हैं, अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस यानी कि संग्रह, यानी कि जो संभावित संग्रह है, संभावित जो एप्लीकेशंस बने हुए हैं, उनके उम्मीदों को क्या कर दिया, डिस्कवरीज ने जगा दिया है, ठीक ना। तो यहां पर रीजन ना होकर रेज्ड होना चाहिए। ये रेज्ड V2 भी है और V3 भी है, और ये किसका V2 है, V3 है, रेज का, RAISE रेज, ये आपका वर्ब है। समझ गए। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब ये सवाल है कि जब यहां पर रॉन्ग है तो हम किसको एरर काटें। ऑप्शन ए में रीजन दिया है, जो कि होना चाहिए था रेज्ड, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए में ही आपका क्या है जी, एरर है। ऑप्शन ए में ही क्या है जी, आपका एरर है। ये बातें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। चलिए, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, एंड इट जस्ट, ये सवाल देख रहे हैं, 20 सेंटेंस से ही कोई बातें उठा लिया है, क्योंकि यहां पर कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल किया है, ठीक ना। एंड इट जस्ट, एंड इट जस्ट का मतलब, और ये बस रिसेंटली हाल ही में अवॉर्डेड किया। अवार्ड का मतलब होता है देना, अवार्ड का मतलब होता है गिव, यानी कि देना। अवॉर्डेड यानी कि दे दिया, क्या दे दिया, $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ठेका दे दिया। दैट जो क्या कर रहा है जी, जो रिक्स का मतलब होता है उत्पन्न करना, रिक्स का मतलब होता है उत्पन्न करना। जो रिक्स करता है, रिक्स ऑफ किसका, करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार को उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो है केवल हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में दे दिया है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का, यानी $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और ये चूंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए रिक की जगह पर रिक्स हुआ है, यानी कि रिकअप, यानी कि रिकअप होना चाहिए था। रिकअप का मतलब होता है इसकी बू आ रहा है, जैसे कि आपकी बातों में नफरत की बू आ रही है, यानी कि योर टॉक्स
रिस्क ऑफ एनमिटी, आपकी बातों में झगड़े की बू आ रही है, यानी योर टॉक्स एंड योर बिहेवियर रिस्क ऑफ फाइटिंग, रिस्क ऑफ फाइटिंग। ये रिक का मतलब होता है इसकी भनक लगाना, इसकी बू आना, बोलते हैं ना जी इसका बू आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो कहीं रहेगा, समझ गए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये बातें उत्पन्न हो जाएगी इस प्रकार से। तो यही बता रही है जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट जो रिस्क ऑफ, जबकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा बू आ रहा है कि इसमें करप्शन है, इसमें भ्रष्टाचार है। चलिए ठीक है, बात सही है। अब जांच करते हैं रॉन्ग कहाँ है। एंड बिल्कुल ठीक है, इट बिल्कुल ठीक है, जस्ट बिल्कुल ठीक है। जस्ट क्या करता है जी, ये भी आपका एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब को एडवर्ब ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है, इसलिए रिसेंटली आपका एडवर्ब ना, इस रिसेंटली को एक एडवर्ब जस्ट ने क्या किया है, प्रोवाइड, ये क्या किया जी, परिभाषित किया है, यानी कि मॉडिफाई किया है। अवॉर्डेड किया है, यानी कि V2 का इस्तेमाल किया है। $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, ये सिमिलर, ये भी सही है। $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, यानी $1 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिंगुलर इसलिए रिस्क अप लगा है, ये भी सही है। रिक्स यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट प्लूरल रहता है तो रिक ही केवल रहता है, कॉन्ट्रैक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाया, वर्ब को सिंगुलर बनाया तो रिक्स एस लग गया, यानी ऑफ के बाद करप्शन नाउन दे दिया, यानी कि एरर कहीं नहीं लग रहा है। सारा का सारा सेंटेंस सही है, सारा का सारा सेंटेंस सही है, तो एरर इसमें नहीं होगा, यानी कि नो एरर, नो एरर, नो एरर। सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट एंड एक्यूरेट। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये आपका 2023 के तीसरे महीने की 9 तारीख को पूछा है एसएससी CHSL में, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है जी। समझ गए? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। यहां देखिए, यहां देखिए क्या कहता है, टुडे आज इन फीट ऑफ फ्रेंजिड, फ्रेंजिड का मतलब होता है अनकंट्रोल, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। कहता है कि इन फीट ऑफ फ्रेंजिड रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, एंगर यानी कि गुस्सा, यानी कि गुस्से, अनियंत्रित गुस्से की टक्कर में, इनफिट, इनफिट यहीं पर रॉन्ग है, हालांकि हमने देख लिया यहीं पर रॉन्ग है, कैसे पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि गुस्सा, अनियंत्रित गुस्से के चक्कर में, यानी अनियंत्रित गुस्से के चक्कर में या फिर जलन के चक्कर में, यू वुड हैव किल्ड मी, आपने तो मुझे मार ही दिया होता, योर ब्रदर, यानी कि योर ब्रदर, आपके भाई, ऐसा मैं बता रहा हूं कि आपके भाई, यू वुड हैव किल्ड मी, आपने तो मार ही दिया रहता, इन अ फिट ऑफ फ्रेंजिड रेज। यहां पर फ्रेज ही गलत यूज किया है, फ्रेज गलत यूज किया है, इन अ फिट ऑफ होता है, इन अ फिट ऑफ, इन अ फिट ऑफ का मतलब होता है के चक्कर में, के चक्कर में। समझ गए? जैसे खुशी के चक्कर में वह, खुशी के चक्कर में वह गिर गया, इन अ फिट ऑफ हैप्पीनेस ही फेल डाउन, खुशी के चक्कर में वो गिर गया। यानी कि मैं एक और सेंटेंस लूं तो पैसों के चक्कर में वो गलत रास्ता पकड़ लिया, इन अ फिट ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन हिज लाइफ ही कॉट अ रॉन्ग डायरेक्शन, ही कॉट अ रॉन्ग रूट। ओके, ऐसे यानी गलत, यानी पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पकड़ लिया, इन अ फिट ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ही कॉट अ रॉन्ग रूट टू हिज लाइफ। समझ गए? यहां पर होना चाहिए था इन अ फिट ऑफ, यहां पर आर्टिकल ए का एरर है, इन फिट ऑफ कोई फ्रेज नहीं होता, फ्रेज होता है इन अ फिट ऑफ, यानी कि आर्टिकल का एरर है, जो कि यहां पर ए होना चाहिए था, मगर ए यहां पर एग्जामिनर ने छोड़ दिया है। जब एग्जामिनर ने छोड़ दिया है तो हम तो बनाने वाले हैं एरर, एरर बना ही रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एरर को नहीं छोड़ेंगे, यानी इन ऑफ फिट ऑफ हमारा होगा तो होगा ही, नहीं तो एरर मारेंगे। अब देखते हैं कि इन फिट ऑफ कहां है, जहां पर केवल इन फिट ऑफ होगा एरर आपका वही होगा, क्योंकि होना चाहिए था इन ऑफ फिट ऑफ, दिया है इन फिट ऑफ। आइए देखते हैं, किल्ड मी योर ब्रदर, नो एरर,
नो एरर तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एरर पकड़ लिया तो नो एरर तो होगा नहीं। जलसी यू वुड हैव, ये भी सही है। टुडे इन, हाँ यहां पर होना चाहिए था इन, इन ऑफ फीट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन लिखा है इन फीट ऑफ फ्रेंजिड रेज, इसलिए ये गलत है। होना चाहिए था ए, नहीं लगाया, इसलिए एरर आपका ऑप्शन डी में ही है जी। एरर आपके ऑप्शन डी में ही है। बात समझ गए? किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए आप समझ पा रहे हैं? बहुत इजी प्रश्न है। अगर इस तरीके से हमारे साथ कुछ महीने तो जुड़े रहते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 महीने अगर देते हैं, 5 से 6 महीने देते हैं, तो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस सारे क्वेश्चंस में दिमाग में छाप दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं जी अगले सवाल पे। आइए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन लॉन्ग देकर घबराना नहीं है, यानी क्वेश्चन की साइज को देखकर घबराना नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन भले ही लॉन्ग क्यों ना हो जाए, लंबा क्यों ना हो जाए, एरर एक ही जगह रहता है, बड़ा छोटा एरर रहता है, बड़ा ही माइन्यूट एरर रहता है। एसएस, सीजीएल में और सीएचएसएल में कभी कभी ऐसा फील होगा कि लग रहा है कि सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, ऐसा फील होगा, क्योंकि बहुत ही माइनर एरर दिया रहता है, बहुत ही माइनर एरर। इतना माइनर एरर रहता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश ग्रामर को बढ़िया से पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से वो एरर पकड़ लीजिएगा, ठीक ना। बाद में पता चल के बहुत इजी था, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक ही बार आइए क्वेश्चन पता लगेगा कि सारा का सारा सेंटेंस ही गलत है, एरर कहाँ से मारा है, ऐसा फील होगा। लेकिन बहुत ही माइनर एरर होता है, वो प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा। आइए देखिए, अ स्टडी फाइंड्स, अ स्टडी फाइंड्स का मतलब होता है एक अध्ययन से पता चलता है, दैट की, ये बात की, द एवरेज स्टाफ, यानी कि वो जो एवरेज स्टाफ है, एवरेज स्टाफ, स्टाफ अपने आप में क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। एवरेज स्टाफ, ये जो एवरेज स्टाफ है, औसतन जो स्टाफ है, यानी स्टाफ कर्मचारी भी मैं बोल सकता हूं, ये जो कर्मचारी लोग है, कॉस्टैट, कॉस्टैट का मतलब होता है कीमत लगाना। ये कीमत लगाते हैं किस चीज की भाई, एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक की, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसकी कीमत लगाते हैं। अच्छा, वो जो कीमत लगाते हैं ना, इज हाई, वो ऊंचा है, हाई है यानी कि ज्यादा है, देन दैट, उससे ज्यादा, किससे ज्यादा है, एट इट्स प्रीवियस सेक्टर काउंटर पार्ट, यानी कि इसके जो पूर्व सेक्टर वाला जो काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है इसके सेम लेवल का, इसके सेम लेवल का जो सेक्टर था प्राइवेट सेक्टर, उससे ज्यादा कीमत है इस पब्लिक सेक्टर वाले बैंक की, ये बातें बता रहा है। बात सही है, कीमत होगी ज्यादा। लेकिन एक बात बताइए, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री के देन जो आया है यहां पर, ये जो देन आया है, ये देन तो आपका कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री का कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना। तो जब कंपैरेटिव डिग्री के लिए आया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या कर रहा है, हायर देन होगा, हाई देन होगा, हायर देन होता है, टॉलर देन होगा कि टॉल देन होगा, टॉलर देन होता है, स्मार्टर देन होगा कि स्मार्ट देन, स्मार्टर देन होगा। यानी कि ईआर से हमारा ये हायर होना चाहिए था, तब देन लगना चाहिए था, ठीक ना। ही इज रिचर देन मी, आई एम रिचर देन यू, इस प्रकार से, समझ गए। तब ये संभव हो सकता था, मगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल हाई है, और हाई के बाद ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन देन लगा दिया है, जो कि सरासर गलत है। होना चाहिए था हायर, लिखा है हाई, तो हाई में ही हमारा एरर है। अब देखते हैं कि कहां पर हाई है, जहां पर हाई है एरर हमारा वही है, देखते हैं। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि एरर पकड़ लिया है। इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट, ये तो बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन दैट, हाई देन दैट ठीक है, लेकिन यहां पर हायर देन लगाता तो ज्यादा बेहतर रहता ना। कंपैरेटिव डिग्री को ये शो करेगा, जब ये शो करेगा तो यहां पर हाई देन सही नहीं है, यानी कि एरर आपके ऑप्शन सी में ही है जी। एरर इज ऑप्शन सी, बिकॉज द ऑप्शन सी हैज एन एरर। इन द ऑप्शन सी, then should be after smarter then should be after richer then should be after smaller than, and then should be after higher than, यानी कि higher than के बाद होना चाहिए था क्या, ये then होना चाहिए, higher के बाद होना चाहिए था then, जो कि नहीं है, केवल high के बाद है, इसलिए high में ही हमारा wrong है, और ये ऑप्शन सी में ही then लगा हुआ है high के साथ, तो ऑप्शन सी ही हमारा एरर है। बात समझ गए? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जी।
और ये भी देख लीजिए कब पूछा है, 2023 में पूछा है, तीसरे महीने की 9 तारीख को पूछा, और ये एसएससी CHSL का सवाल है, ठीक ना। चलिए लीजिए, CHSL का फिर सवाल आ गया, कोई बात नहीं। कहता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है, यानी कि जो हमारा वातावरणीय जो नदी है, आर लॉन्ग, रिवर्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आर लॉन्ग बिल्कुल सही है। नैरो सैंड्स, नैरो सैंड्स का मतलब होता है, यहां देखिए नैरो सैंड्स, बैंड है, आई एम सॉरी बैंड है, नैरो बैंड्स का मतलब होता है रास्ता, बैंड यानी कि पट्टी, बैंड का मतलब होता है पट्टी, नैरो का मतलब संकीर्ण, संकीर्ण जो पट्टी है ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में, दैट जो एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, कहां से, फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ हायर लैटिट्यूड, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हायर लैटिट्यूड, टॉपिक और हायर लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड जानते हैं क्या होता है जी, ये लैटिट्यूड को जानते हैं, अक्षांश और देशांतर को। अब देखिए ये बात तो सही है, यहां पर एरर इस बात का है कि यहां पर बैंड्स है, और ये बैंड्स ही हमारा सब्जेक्ट है, बैंड्स जब हमारा सब्जेक्ट है तो बैंड्स हमारा प्लूरल है, तो क्या यहां पर एक्सटेंड होगा कि एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होगा या फिर एक्सटेंड्स होगा, ये प्लूरल है ना, तो वर्ब यहां पर प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए ना, और वह प्लूरल बनाने के लिए एस हटाया जाता है, लगा है एस, यानी कि एरर यहीं पर है। आप सवाल को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एरर ही नहीं है, एसएससी क्वेश्चन को बैठाने में इतना ज्यादा स्मार्ट है कि जब सवाल पढ़िएगा तो लगेगा कि इसमें एरर ही नहीं है, ऐसा फील होगा, सेंटेंस को इतना सिस्टमैटिक तरीके से स्टेबल करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ध्यान से पढ़िएगा तब एरर आपको पता चलेगा, चाहिए कि एकदम ऊपर ऊपर लेकर चल जाओ और एरर पकड़ ले, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और नजर एकदम टिका कर एक जगह, ये नहीं कि ध्यान उधर भी इधर भी है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आइए देखते हैं, यानी हमारा ये बैंड्स जो नैरो बैंड्स है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वह भी प्लूरल होना चाहिए, और वह प्लूरल बनाना तो एस काटना पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंड ही हमारा सही होगा। अब देखते हैं कि एक्सटेंड कहाँ है, जहां एक्सटेंड होगा आंसर हमारा वहीं पर एरर होगा, यहां पर एक्सटेंड है यानी एस वाला एक्सटेंड है, यानी कि ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी हैज एन एरर एट द प्लेस ऑफ एक्सटेंड्स, at the place of extends we must put extend without s suffix, okay, यानी कि सफिक्स s के बिना ही हमारा एक्सटेंड रहता तब सही था, s लगा दिया यानी कि वर्ब को सिंगुलर बना दिया है, और जबकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को यहाँ पर क्या किया, खारिज किया, इसलिए ये क्वेश्चन ये क्या हो गया, एरर मार गया यहाँ पर, इसलिए एरर आपका ऑप्शन बी में ही है जी। और ये कब पूछा है, आपके 2023 के तीसरे महीने के 10 तारीख को पूछा एसएससी CHSL का सवाल है जी। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलिए, तो चलते हैं जी। अब आ गया CPO Tier 2 का सवाल। आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे नोट्स को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। कब तक रिटर्न कर दूंगा, सैटरडे की शाम तक रिटर्न कर दूंगा। जब किसी खास समय तक ये काम कर लेंगे आप, तो उसके लिए प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ते ही एरर पकड़ में आ गया, याद रखिएगा, अगर आप सेंटेंस को मीनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एरर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रट्टा मारना पड़ जाएगा, और इंग्लिश को रट्टा मारकर कहीं भी सीखा नहीं जा सकता। यानी कि लैंग्वेज के तरीके से इंग्लिश को ट्रीट कीजिएगा तो इंग्लिश आपकी इजी होगी, लेकिन ग्रामर और सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश को ट्रीट कीजिएगा तो इंग्लिश कभी भी लेवल की नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई विल डेफिनेटली रिटर्न, मैं निश्चित रूप से लौटा दूंगा, योर नोट्स, आपके नोट्स को, कब तक, सैटरडे की शाम तक। बात सही है, सैटरडे की शाम तक के लिए, जब भी स्पेसिफिक टाइम तक के लिए कोई काम करते हैं तो प्रेपोजिशन बाय आता है, प्रेपोजिशन बाय आता है, और ये तक की मीनिंग देता है, यानी मैं शाम तक घर लौट जाऊंगा। आई विल टर्न टू माई होम, आई विल टर्न टू माई होम बाय द इवनिंग, मैं सुबह तक स्कूल चला जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल बाय द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग तक स्कूल चला जाऊंगा। इज दैट ओके? आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू।
तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले पहले एरर तो ठीक कर लें। एट सैटरडे जहां होगा एरर आपका वहीं होगा। एट सैटरडे आपका कहाँ है, यहां पर एट दे दिया है, तो एट यहां पर दिया है, एक मिनट एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं दिया इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर रिटर्न योर नोट्स बाई भी दिया है और एट भी दिया है। बाई भी दिया है तो एरर में, बाई में तो एरर है नहीं, बाई तो सही है। रिटर्न योर नोट्स ऑन तो होगा नहीं, एट तो होगा नहीं। ओ आई एम सॉरी, यहां पर इंप्रूवमेंट दिया है, इंप्रूवमेंट दिया है, यानी कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, ये एरर का सवाल नहीं है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, यानी कि मिक्स करके सवाल दिया गया। ठीक है, तो मिक्स करके सवाल दिया तो और भी अच्छी बात है। कहाँ कहाँ से सवाल आ जाता है, यहाँ से भी आ जाएंगे, वहां से भी आ जाएंगे, तो हर तरह के सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन एक दे देगा लंबी सी, और उस एक क्वेश्चन के लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है, जो उस सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, और उस मिस्टेक्स को पूरा करने के लिए, उस मिस्टेक्स को पकड़ने के लिए, ताकि उस मिस्टेक्स को सही किया जा सके, उसके लिए एक सही ऑप्शन जरूर होगा जो कि आपको चुनना है। यानी एरर में तो गलती को ऑप्शन मारा जाता है, लेकिन इंप्रूवमेंट में सही वाले को आंसर मारा जाता है। तो ये बताइए इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन है, बाय वाला सही है, प्रीपोजिशन बाय वाला सही है, इसलिए हमारा इंप्रूवमेंट के सवाल में आंसर क्या होगा, डी होगा जी। आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। I hope this question is also clear to you and expect the same thing from all of you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. अब देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, सीपीयू के मेन से पूछा गया है, 2024 के 8 जनवरी को पूछा गया है जी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई ब्रदर a lot in looks and in temperament। हमारी जो बहन है रिजेंबल करती है, रिजेंबल करने का मतलब होता है के समान दिखना। किसके समान दिखती है, माँ के समान। इन अलॉट यानी कि बहुत हमारी माँ के समान दिखती है। किस मामले में, इन लुक्स यानी कि चेहरे के मामले में, दिखने के मामले में। और किस मामले में, इन टेम्परामेंट, TEMPERAMENT। टेम्परामेंट का मतलब होता है मिजाज, यानी कि माइंड। यानी कि माइंड की अगर बात किया जाए और रंग रूप की बात किया जाए, तो इस मामले में हमारी जो बहन है ना, वो हमारी माँ से ज्यादा मिलती जुलती है, यानी कि चेहरे शक्ल मिलते जुलते हैं। एक रिजेंबल एक अच्छा वर्ड है जी, ये रिजेंबल बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये रिजेंबल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बीच में नो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, इसके बीच में नो प्रेपोजिशन होगा। यानी कि मैं बोलता हूं कि आप मेरी मैं बोलता हूं कि मैं एक की तरह दिखता हूं, किसी व्यक्ति को अगर स्पेसिफिक ना करूं तो मैं बोलूंगा कि मैं एक की तरह दिखता हूं, मैं उसकी तरह दिखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रिजेंबल हर, आई रिजेंबल यू, आई रिजेंबल देम। मैं उनकी तरह दिखता हूं, उनकी तरह समान हो, यानी उनके समान हो। आई रिजेंबल यू, आप मेरे समान है, यू रिजेंबल मी, वह मेरे समान है, सी रिजेंबल्स मी। यानी कि रिजेंबल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं, मगर यहां पर एग्जामिनर ने प्रेपोजिशन टू लगा दिया। इस एग्जामिनर को लग रहा था कि ये लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, एग्जामिनर है, उसका काम है सवाल देना, लेकिन उसका यह भी काम है कि आपको एरर देकर फंसाएगा ही। अब आपको तय करना है कि उसमें एरर है कि नहीं है। ये चूंकि हमारा रिजेंबल के बाद यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी रिजेंबल के बाद माई मदर डायरेक्ट आ जाता, तब ये सही होता। टू लगाया जो कि रिजेंबल के साथ टू नहीं लगा। अब देखते हैं कि कहां पर रिजेंबल के साथ टू लगाया है, जहां पर टू लगाया होगा एरर वही होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इज रिजेंबलिंग टू दिया हैज रिजेंबल, इंप्रूवमेंट का सवाल है, यहां पर आया नो इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट का सवाल है। और इंप्रूवमेंट के सवाल में क्या होता है कि जो ऑप्शन सही रहता है उसको मारा जाता है।
गलती दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में ही, और उस क्वेश्चंस को पकड़ के, उस गलती को पकड़कर आपको सही आंसर मारना है, जो कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। वहीं आपका एरर का नहीं, आपका इंप्रूवमेंट का सवाल कराता है। तो हमारा रिजेंबल्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रिजेंबल्स, यानी कि माई सिस्टर रिजेंबल्स माई मदर अलॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परमेंट, यानी कि टेम्परामेंट की बात किया जाए, लुक्स की बात किया जाए, तो हमारी जो बहन है हमारी माँ से मिलती जुलती है, यानी कि शकल सूरत सब कुछ वहीं दिखता है जी। रिजेंबल्स होगा कोई टू, कोई रिजेंबलेंस, ये सब नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने गलती पकड़ लिया है। रिजेंबलिंग इज तो होगा नहीं, टू तो होगा नहीं, ये सब तो था ही नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा जी? बी होगा। 10 देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल। इफेक्टिव यानी कि प्रभावकारी, कम्युनिकेशन की बातचीत, यानी कि जो प्रभावशाली बातचीत है वो एक स्किल है दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस, जो कि आपको बहुत ही बड़े तरीके से बढ़ा सकता है योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन को और पेशेगत जीवन को बढ़ा सकता है। वही स्किल, बात सही है, बढ़ा सकते हैं। इनहांस हमारा क्या है जी? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो ये जो सिग्निफिकेंट है ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें तो एडवर्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब आ गए तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। तो जब एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो यहाँ पर एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट क्या कर रहा है? सिग्निफिकेंटली हमें इसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये आंसर सही होगा। यानी कि सिग्निफिकेंटली जब हम बनाएंगे तब ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये बात बताइए यहाँ पर गलती किया कि नहीं किया है? अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में सिग्निफिकेंटली है। जिस ऑप्शन में सिग्निफिकेंटली है हमारा आंसर वही होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट का सवाल है, और इंप्रूवमेंट के सवाल में क्या होता है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, जिसको टिक करना होता है। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, यहाँ सिग्निफिकेंस दिया है, गलत है। नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि हमने एरर पकड़ लिया है। कैन बी सिग्निफिकेंटली एनहांसिंग, एनहांसिंग कहां से आ जाएगा? विच कैन सिग्निफिकेंट, हाँ विच कैन सिग्निफिकेंट, यहाँ पर विच आना चाहिए था, विच आना चाहिए था, यहाँ पर विच लगा दिया है, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पर दैट। यहाँ पर भी विच ही होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक दैट लगा दिया है, कोई बात नहीं, कोई रिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। विच कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस, जो कि बड़े ही तरीके से, बड़े तौर पे क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इसलिए डी ही हमारा सही आंसर होगा, डी ही हमारा सही आंसर होगा। सिग्निफिकेंटली एनहांस होना चाहिए, दिया था सिग्निफिकेंट एनहांस, इसलिए ये गलत है, सिग्निफिकेंटली एनहांस होगा। I hope and I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां देखिए, we have received, हमें नहीं मिला है, नो हमें, we have received हमें मिला है क्या? नो इन्फॉर्मेशन, यानी कोई जानकारी नहीं मिला है। सो फार अभी तक, कहां से नहीं मिला है? द मेन आइलैंड, यानी कि मेन जो आइलैंड था वहां से नहीं मिला है। जब मेन आइलैंड से नहीं मिला है तो ये टू प्रेपोजिशन क्या कर रहा है जी? यहाँ तो फ्रॉम होना चाहिए ना, समझ रहे? एरर, इतने क्वेश्चन इतने आसान है कि देखते ही पता चल जा रहा है। यानी कि वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव किया है। सो फार यानी कि अभी तक, सो फार एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अभी तक, यानी अभी तक हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त नहीं किया है। कहां से? फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड से नहीं प्राप्त किया है ना, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन टू क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये सब आंसर क्यों आ रहे हैं? जब आपकी इंग्लिश, आप जब सेंटेंस को हिंदी करना समझ जाते हैं, उसका मीनिंग करना समझ जाते हैं, तब वो इंग्लिश आपके लिए इजी बन जाती है। ठीक है, तो मीनिंग को बनाते ही यहाँ पर पता चल रहा है कि होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? यहीं पर होना चाहिए था फ्रॉम, क्या होना चाहिए था? फ्रॉम। समझ गए? अब देखते हैं कि कहाँ हमारा फ्रॉम है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का सवाल है तो सही एक ऑप्शन होगा ही जहां पर टिक करना है। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने एरर पकड़ लिया है। सो फॉर्दर फ्रॉम, फॉर्दर फ्रॉम की बातें नहीं है। सो फार फ्रॉम, हाँ सो फार फ्रॉम यहाँ पर हो सकता है, और यही हमारा आंसर होगा। सो फार फ्रॉम, सो फार फ्रॉम, सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सो फार फ्रॉम। ओके,
और ये आपके सीपीयू का टीयर 2 में यानी कि मेन से पूछा गया है 8 जनवरी को 2024 में, यानी कि इसी साल पूछा है जी, अगर लास्ट ईयर में पूछा है, ठीक ना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है दिस इज द चैलेंज, क्या लिखा, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। अब इसमें देखिए क्या पकड़ना, यहां पर एक वर्ड को मिस्टेक किया है, यहां पर एक वर्ड को मिस्टेक किया है। चैलेंज तो वर्ब है, CHALLENG, चैलेंज वर्ब है, और वर्ब से पहले कहीं भी द नहीं लगाते हैं। अब चैलेंज जो वर्ब है तो यहां पर टास्क क्या कर रहा है, दिस इज द चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए था, यानी कि चुनौती भरा कार्य है, आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, जिसको मैंने लाइफ में शायद ही कभी क्या किया होगा, महसूस किया होगा, एनकाउंटर किया होगा या फिर सामना किया होगा। बात सही है, लेकिन यहाँ पर द के बाद चैलेंज नहीं आएगा, और चैलेंज चूंकि हमारा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले द नहीं आएगा, यानी कि द चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग चूंकि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर टास्क नाउन दिया भी है तो फिट बैठ सकता है। अब ये जब फिक्स बैठ सकता है चैलेंजिंग, तो चैलेंजिंग तो यहाँ पर है, तो क्या चैलेंजिंग केवल आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे द लगाया है, द लगाया यानी कि सुपरलेटिव में मामला जाएगा, तो सुपरलेटिव में मामला जाएगा तो क्या मोर लगाएंगे, मोर तो वैसे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मामला सुपरलेटिव में जा रहा था, केवल चैलेंजिंग में नहीं लगाएंगे। मामला सुपरलेटिव में जा रहा है तो ये मच चैलेंजिंग है, तो कोई बात ही नहीं बनता। मच के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आता है, जो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है चैलेंजिंग, ये तो वैसे भी नहीं होगा। मोस्ट चैलेंजिंग यहाँ पर है। अब लास्ट जो बचा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क दैट आई हैव एवर हैड, दैट आई हैव एवर एनकाउंटर, यानी कि यह सबसे ज्यादा चुनौती भरा कार्य है जिसको शायद हमने महसूस किया होगा, ऐसा प्रश्न बताना चाहता है। और ये आपके SSCGL का टीयर 2 मेन से पूछा है, कब, 10वें महीने की 26 तारीख को 2023 में, यानी कि 2000 कब भाई, 2000 कब है, 2023, यानी कि 2023 में पूछा है जी। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ashoka was not only a greater warrior but also a very wiser ruler. अशोका थे, क्या थे, ना केवल ग्रेट वॉरियर, ना केवल बहुत बड़े योद्धा थे, WARRIOR, वॉरियर मतलब योद्धा, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ वो क्या थे, नॉट ओनली मतलब कि ना तो ये, बट ऑल्सो, मगर वो ना तो सुनिए, ना केवल, नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, अशोका केवल महान वॉरियर ही नहीं थे, बट ऑल्सो, लेकिन वो ये भी थे, क्या थे, अ वेरी वाइजर रूलर, वो बहुत ही समझदार एक शासक भी थे। बात सही है, शासक थे मान लिया, लेकिन ये जो वेरी है ना, वेरी के बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वेरी के बाद आपका एडजेक्टिव दिखाना भी है तो वो ING फॉर्म में दिखेगा, ठीक ना, ING फॉर्म में दिखेगा। और मच के बाद आपको एडजेक्टिव दिखाना है तो वो थर्ड फॉर्म में दिखेगा, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन वेरी के बाद एडजेक्टिव दिखाना है तो ING फॉर्म में दिखेगा, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जी, ठीक ना। तो अब इसको चूंकि हमें बताना है वाइजर रूलर है, यानी कि ज्यादा ही समझदार रूलर है, तो ज्यादा समझदार हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, तो कंपैरेटिव के लिए कभी भी हमारा वेरी नहीं लेगा, वाइजर के लिए कभी वेरी नहीं लेगा, यानी ING फॉर्म के लिए वेरी लेगा, और वो ING फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर वेरी का आना गलत है। अब देखते हैं कि क्या हमारा सही आना चाहिए। सही आना चाहिए था मोर वाइज आना चाहिए था, क्या, देखते हैं, क्योंकि नो करेक्शन की बात कर रहा है। सही हमारा क्या होना चाहिए था, वेरी वाइज, वेरी वाइज, वेरी वाइज लिख सकते हैं, क्या वाइजेस्ट तो होगा नहीं, मोर वाइजर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वाइज का कंपैरेटिव होगा, मोर वाइजर तो होगा नहीं, वाइज का कंपैरेटिव होगा वाइजर, समझ गए ना। ये मोर वाइजर क्या कर रहा, मोर वाइजर तो वैसे भी नहीं होगा, मोर वाइज होगा नहीं,
वेरी वाइज, हाँ वेरी वाइज बोल सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्या थे जी, ज्यादा क्या थे, बुद्धिमान रूलर थे। तो वाइज हमारा सही होगा, डी ही हमारा सही आंसर होगा। वाइजेस्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि सुपरलेटिव में मामला चल जाएगा। नो करेक्शन लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर एरर पकड़ लिया है। मोर वाइज हम लोग बड़े ही गंभीर हालात में लिखते हैं, ठीक ना। कब हालात में लिखते हैं, जब हमें मुसीबत आती है कि हम नहीं लगा पाएंगे कोई कंपैरिजन, तब जाकर वहां पर लिखा जाता है। उसका एक अलग ही केस होता है जो कि मैं बताऊंगा क्वेश्चन आने के साथ ही। लेकिन यहाँ पर क्या होगा जी, केवल वाइज होगा क्योंकि वेरी लगा है तो वाइज होगा ना कि वाइजर होगा, इसलिए डी ही हमारा सही आंसर है जी। तो चले गया नेक्स्ट सवाल पे। ये भी आपके सीजीएल का टीयर 2 में पूछा गया है 10वें महीने की 26 तारीख को 2023 में। चलिए आगे चलते हैं। सिनेमा प्रोवाइड्स, सिनेमा जो है प्रोवाइड्स करता है, देता है द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, यानी कि सबसे अलग अनोखा क्या करता है जी, सांसारिक। यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्वव्यापी, क्या देता है, एंटरटेनमेंट देता है, यानी कि आनंद देता है। बात सही है, देता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल है ना, ये अपने आप में क्या होता है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, यानी कि अपने आप में ही खास होता है। कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, ये सब के सब सुपरलेटिव डिग्री हैं जी। और ये सुपरलेटिव डिग्री है पहले से ही, ये अपने आप में ही खास है, सबसे अलग है, बेहतरीन है। तो इसके लिए हमें सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट, ये हमें डिटर्मिनेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब ये होता है विश्वव्यापी, जो सबसे अलग है, सबसे बेहतर है। यानी कि कंप्लीट का मतलब होता है वही पूर्ण है, इसके बाद भी कोई आपका मोस्ट वगैरह ये सब नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है वही अनोखा, इसके साथ एक यूनिक वर्ड भी आएगा। यूनिक का मतलब होता है कोई खास, सबसे अलग। वो खास है, सबसे अलग है, ये सब के सब वर्ड अपने आप में खास है, अलग है। तो इसको खास और अलग बनाने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे जी। यानी कि यहाँ पर द का प्रयोग भी नहीं करेंगे और ना ही मोस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल ये होना चाहिए दिस वीडियो प्रोवाइड्स अ यूनिक, यहां पर लिख सकते हैं अ यूनिक एंटरटेनमेंट, यानी कि ये जो सिनेमा है बताता है क्या, प्रोवाइड्स द यूनिक नहीं होगा, यहाँ द भी कटेगा। यानी कि दिस सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, यानी कि एक अनोखा एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है। और अनोखा सबसे बेहतरीन ही होता है, तो सबसे बेहतरीन के लिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए द की जरूरत नहीं है और ना ही मोस्ट की जरूरत है। चाहे यूनिक की बात हो, परफेक्ट की बात हो, कंप्लीट की बात हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात हो, या फिर यूनिवर्सल का बात हो, ये सब के सब अपने आप में अलग है, अनोखे है, बेहतरीन है, जिसके लिए कोई सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत द का नहीं पड़ेगा और ना ही मोस्ट की जरूरत पड़ेगा। ये केवल इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन के साथ ही काफी हो जाएगा। अब ये यूनिवर्सल के साथ ए ही क्यों लगा, एन क्यों नहीं, ये बात पता चलेगा कब जी, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। समझ गए। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या सही होना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट का सवाल है। तो अ यूनिवर्सल हमारा सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए अगला सवाल, ही इज टॉलर, वो लंबा है और हैंडसम भी है देन हिज फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त से। वो टॉलर है यानी कि लंबा है कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब इधर कंपैरेटिव डिग्री में ये एंड जो है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये एंड अपने बाद सेम क्वालिटी को लेगा, सेम क्वालिटी को लेगा। यदि एंड के पहले 1 kg है तो आगे भी 1 kg होगा, एंड से पहले 2 kg है तो एंड के बाद भी 2 kg होगा। यदि एंड से पहले आपका कंपैरेटिव है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव ही होगा। तो जब एंड के पहले कंपैरेटिव है तो एंड के बाद ये मोस्ट सुपरलेटिव वाला मामला क्या कर रहा है, गलत है ना। यानी यहां पर मोर सही होता लेकिन मोस्ट सही नहीं होगा। अब देखते हैं कि कहां पर मोर है, जहां पर मोर होगा आंसर हमारा वही होगा। मोर कहां दिया है, मोस्ट की जगह पे, तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। द मोर लिखेंगे नहीं, द मोस्ट लिखेंगे नहीं,
वेरी मोर तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए मोर हैंडसम, यानी कि ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड, यानी कि वह लंबा है और खूबसूरत है, क्या जी, हैंडसम है, स्मार्ट है, किसके तुलना में, देन हिज फ्रेंड, यानी कि अपने मित्र की तुलना में। और ये कब पूछा गया सवाल, ये सवाल पूछा गया है टीयर 2 यानी कि एसएससी के मेंस में पूछा गया, सीजीएल के मेंस में 2023 में अक्टूबर 26 को ये सवाल पूछा गया है जी। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब तो मनोविज्ञान। इन साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है क्या, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड है, समझ गए, हैज हैव हैड के बाद बिन लगता है तो पैसे में मामला चला जाता है, ये हैज बीन है और हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, और इसका सेंस होगा ये काम कर लिया गया है, यानी साइकोलॉजी को डिफाइन कर लिया गया है, यानी कि परिभाषित कर लिया गया है, इसके द्वारा, बाय साइंटिफिक स्टडी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी के द्वारा। बात सही है, वो साइंटिफिक स्टडी किसका है, साइके का, साइके का मतलब होता है दिमाग, दिमाग का, और वो बिहेवियर का यानी बर्ताव का, बात सही है। लेकिन यहाँ पर डिफाइंड जब होना चाहिए तो यहाँ पर बाई के बाद, द के बाद तो यहाँ पर बाई आना चाहिए ना। हमने हर बार बताया है कि जब भी आपको पैसिव वॉइस यूज करना है तो मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में आता है पैसिव वॉइस में, उस थर्ड फॉर्म के बाद हमारा एजेंट बाई दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो एरर हमारा वही होगा, होना चाहिए था बाई, दिया है द, तो एरर कहाँ है, द के पास। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में बाई है, जिस ऑप्शन में बाई होगा एरर हमारा वही होगा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक्स क्या हुआ है, ये एरर का सवाल, क्योंकि नो एरर है, इंप्रूवमेंट रहता तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है, ये है इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं तो क्यों देगा, है एरर का सवाल। तो अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में एरर है, तो ऑप्शन में एरर कहाँ है, डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी, डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए था, यहाँ पर बाई दिया है द, इसलिए एरर फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा कैसा लग रहा है ये सवाल, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये कब सवाल पूछा गया है जी, एसएससीपीओ में पूछा गया है 11वें तारीख को, 11वें महीने की 9 तारीख को 2022 के मॉर्निंग में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई सरप्राइज था, एट हिज इनफैटिगेबल करेज, यानी कि वो अपने, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई सरप्राइज था यानी कि आश्चर्यचकित था, और सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, ये भी सही, यानी किस पे सरप्राइज था, इनफैटिगेबल का मतलब होता है अथक, यानी कि बिना, देखिए सर, बिना गिरा हुआ, अब बिना गिरा हुआ, बिना थका हुआ, बिना थका हुआ यानी कि थका ही ना, एनर्जीफुल, ऊर्जावान, यानी कि उसके ऊर्जावान जो साहस था, उस साहस पे क्या था, हर कोई क्या थे, सरप्राइज थे, यानी कि आश्चर्यचकित थे, ठीक है, आश्चर्यचकित थे। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, यानी कि संकल्प से भी वो सभी लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे, और वो संकल्प किस चीज का था, टू अचीव, प्राप्त करने का, क्या प्राप्त करने का, व्हाट ही डिजायर्ड, जिसने वो इच्छा की थी, जिस चीज की वो इच्छा की थी, यानी उसके लिए जो भी उसके पास इच्छाएं थी, डिजायर थी, डिटर्मिनेशन था, उसको लेकर ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित थे सभी लोग। मुझे तो एरर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार मिला लेता हूं, आप भी मिलाइए। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई सरप्राइज था, एवरीवन सिंगुलर है इसलिए वाज ये भी सही है, सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, ये भी सही है, एवरीवन के साथ हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, वो भी सही है, इनफैटिगेबल के बाद आपका नाउन दो आया, ये भी सही है, उसके बाद कारण आपका लगाया इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ, ये भी सही है, और ऑब्जेक्ट व्हाट ही डिजायर्ड लगाई, यानी कि कोई एरर ही मुझे नहीं दिख रहा है। एरर जब दिख ही नहीं रहा है तो क्या मारिएगा, नो एरर ही मारिएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, यानी कि नो एरर, कोई मिस्टेक्स नहीं है जी, सभी लोग देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। आगे चलें क्या, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कोई एरर नहीं है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार क्लिक करेंगे। यहां देखिए क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 देखिए क्या कहता है, ही लुक है, टुक है, हाँ ही टुक है,
ही टुक अ हरिड ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है नजर, हरिड का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी, यानी कि वो जल्दबाजी वाला क्या किया, ग्लांस लिया यानी कि नजर लिया, किस पे, अखबार पे, ऑन द न्यूज पेपर यानी कि अखबार पे, एंड स्विफ्टली और जल्दी ही लेफ्ट फॉर वर्क यानी कि काम के लिए निकल गया। बात सही है, निकल गया काम के लिए। लेकिन ये जो ग्लांस है ना, ये ग्लांस जो होता है हमेशा ही फिक्स्ड आर्टिकल आपका क्या लेगा जी, एट लेगा, ग्लांस एट, ठीक ना। ग्लांस के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन क्या लगता है, एट लगता है। जब एट लगेगा, टेक अ ग्लांस एट दिस, मेक अ ग्लांस एट दिस, यानी ग्लांस के साथ प्रेपोजिशन एट आता है तो ये प्रेपोजिशन ऑन क्या कर रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन ऑन में ही एरर है। अब देखते हैं कि कहां पर प्रेपोजिशन ऑन है, जहां प्रेपोजिशन ऑन होगा एरर आपका वहीं होगा। ऑप्शन सी में हमारे यहां पर ऑन है, प्रेपोजिशन होना चाहिए था एट, दिया है ऑन, इसलिए एरर आपका ऑप्शन सी ही होगा, एरर आपका ऑप्शन सी ही होगा, ऑप्शन सी में ही एरर है जी। इज दैट ओके? आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां कहता है दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये जो कहानी है बिल्कुल ही बड़ा ही मजेदार है, बट लेकिन आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हमने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ लिया है, देन दिस यानी इसके मुकाबले। बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री के लिए जो कंजंक्शन देन आता है यहाँ पर दिया है, देन दिया है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसके पहले आना चाहिए, क्योंकि नाउन है हमारा स्टोरी, तो स्टोरी के लिए इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो इंटरेस्टिंग में 3 सिलेबस है, इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल है, तो मोर या मोर 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 का ही प्रयोग किया जाएगा। दिया है मच, मच खुद ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा देन के साथ शूट नहीं करेगा, मोर रहेगा तब शूट करेगा। चूंकि क्या होता है कि मच को भी यूज किया जा सकता है कंपैरेटिव को, कब, जब मोर को ज्यादा स्ट्रेस डालना हो, जब मोस्ट को ज्यादा इंटरेस्ट डालना हो, स्ट्रेस यानी एम्फेसिस जब डालना हो, तो मच मोर या फिर मच मोस्ट भी लगाया जाता है, ठीक ना। तो मच मोर यहां पर सही होता, मच मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारा सही होता, क्योंकि देन लगा हुआ है, देन नहीं लगा रहता तो मच इंटरेस्टिंग गलत वैसे भी होता, क्योंकि मच के बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है, V3 आता है एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन वेरी के बाद आईएनजी के तौर पे जिरंड आता है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। ये सब के सब रूल्स है, चूंकि है यहाँ पर देन तो मच मोर लगाना पड़ेगा, मोर से क्लियर हो रहा है कि ये देन आगे आएगा। अब देखते हैं कि कहां पर केवल है मच, जहां पर मच होगा एरर आपका वही होगा। ऑप्शन बी में तो नहीं है मच, नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि हमने एरर पकड़ लिया है। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहां भी एरर नहीं है, बचा ऑप्शन ए यानी कि मच मोर, मच मोर यहां पर लगाता तो ज्यादा सही था, केवल मच लगाया इसलिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर तुलना कर रहा है, तो तुलना करने के लिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का सिंबल मोर ये कुछ भी आना चाहिए, जो कि नहीं आया है, इसलिए एरर आपका ए ही है जी, एरर आपका ए ही है जी। एरर कहाँ है? ऑप्शन ए में है। तो चले क्या आगे, चलिए चलिए देखते हैं। अब देखिए, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, राहुल बहुत अच्छा गाना गाता है, वेन ही इज इन अ गुड मूड, जब वो अच्छे दिमाग में होता है, ठीक है। ये हमारा सिंग है हमारा वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब आता है, और जब एडवर्ब आता है तो यहाँ पर एडवर्ब को परिभाषित करने के लिए ऑलरेडी एडवर्ब लगाया हुआ है वेरी, लेकिन वेरी से पहले एडवर्ब लगाया है, तो इस एडवर्ब को परिभाषित करने के लिए हमारा और एडवर्ब बना चाहिए, ठीक ना। मोर स्वीट नहीं होगा, वेरी स्वीट नहीं होगा, वेरी स्वीटली होगा, यानी कि वो बहुत ही अच्छे से गाना गाता है, ही सिंग्स वेरी स्वीटली या फिर स्वीटली, स्वीटली भी होता तो चल जाता, लेकिन वेरी स्वीटली भी है तब भी चलेगा, मगर वेरी स्वीट या ओनली स्वीट नहीं होगा, क्योंकि स्वीट अगर यूज करेंगे तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, जो कि सरासर गलत है। हमें एडवर्ब बनाना है ना तो स्वीटली होगा,
स्वीटली होगा। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में स्वीट लगाया है। जहां स्वीट लगाया होगा एरर आपका वहीं होगा। यहाँ वेरी स्वीट लगाया पहले में ही, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है जी। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। होना चाहिए था स्वीटली, लगाया स्वीट, तो क्या होगा, एरर ए में ही होगा। I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आफ्टर, अभी देखिए यहां पर क्या करा है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे, आफ्टर अ लॉन्ग चलता है फ्रेश, ठीक है, यानी कि लंबे और फन फील्ड का मतलब आनंद से भरा हुआ डे, यानी कि आनंद से भरा हुआ डे, जो कि एक लंबा भी डे था। इसके बाद क्या हुआ, जो बच्चे थे ना स्लेप्ट करके सो गए पीसफुली सो गए। यहाँ पर देम सेल्फ क्या कर रहा है, देम सेल्फ, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या जरूरत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या देम सेल्फ की जरूरत ही क्या है, नहीं जरूरत है। हम कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ आता है, या हर सेल्फ या फिर आवर सेल्फ लगता है। हमने यहाँ पर खुद काम किया सोने का, किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है। यानी बच्चे ने सोया है, बच्चे ने किसी और के ऊपर काम थोड़ी किया, खुद के ऊपर काम किया है। जब खुद के ऊपर काम किया है, यानी खुद ही वो लोग सो गए हैं, तो ये देमसेल्फ क्या लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसपे काम करना है। यानी यहाँ पर केवल ये होना चाहिए था द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, यानी कि चिल्ड्रन जो थे वो सो गए बड़े ही पीसफुली, यानी कि शांति से सो गए। ये देमसेल्फ आना ही नहीं चाहिए था। देमसेल्फ का यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। वे लोग सो गए, ये स्लीप हमारा क्या है जी, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बाद हमारा तो वर्ब आना चाहिए था, या फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया जो कि गलत है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वो भी प्रोनाउन दिया है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन देता तो वो भी माना जाता। ये रिफ्लेक्सिव में प्रोनाउन दिया है, हालांकि ये वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन वही रिफ्लेक्सिव जब एम्फैटिक के तौर पे काम करेगा तब, समझ गए। जैसे कि मैं खुद कोई काम करता हूं, आई पर्सनली डू माई वर्क। मैं ये कहूं कि मैं खुद कोई काम करता हूं तो आई पर्सनली डू माई वर्क, मैं ये भी बोल सकता हूं। आई माई सेल्फ डू माई वर्क, ये भी बोल सकता हूं। या फिर आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये भी बोल सकता हूं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं आई डू माई वर्क बाय माई सेल्फ भी बोल सकता हूं। बात समझ गए, तीन तरीके से बोला जाता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब वहां पर लगाते हैं आप देम सेल्फ। यहां पर स्लीप का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, स्लीप के बाद डायरेक्ट हमें एडवर्ब चाहिए था पीसफुली, जो कि था यहाँ पे। हाँ यहाँ पर ये देम सेल्फ यहाँ पर क्या है, फालतू है, जो कि जरूरत का चीज नहीं है। अब देखते हैं कहां पर देम सेल्फ है, ऑप्शन बी में ही आपका देम सेल्फ है, जो कि फालतू में आया, इसका कोई जरूरत नहीं था। स्लेप्ट पीसफुली ही अपने आप में सही था, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में देम सेल्फ है, और ये देम सेल्फ है जो सेंटेंस को रॉन्ग किया है जी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है ये, कहता है द रिवर फ्लोड। रिवर जो है, फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लोड यानी कि बह गई, बेसाइड से यानी कि बगल से, किसके बगल में भाई, हिलॉक। हिलॉक का मतलब पहाड़ी होता है, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ी ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उसके बगल से बह गई। कहाँ पे, इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में। ये बेसाइड से होता है, देखिए यहाँ पर बेसाइड एक होता है और दूसरा होता है बेसाइड्स, दोनों में अंतर है। बेसाइड का मतलब होता है के बगल में, बेसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे कि मोबाइल का अतिरिक्त मेरे पास लैपटॉप भी है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ लैपटॉप बेसाइड्स मोबाइल्स, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि मैं आपके बगल में बैठा हूं, तब मैं क्या बोलूंगा, आई एम सिटिंग बेसाइड यू, ना कि बेसाइड्स यू। ये बेसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, बेसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी कि पहाड़ी के बगल से नदी गुजरी है, तो ये बेसाइड्स एस वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर एस वाला की कोई जरूरत ही नहीं है। विदाउट एसी काफी था, लगा दिया एस और मीन दे दिया है ये के अतिरिक्त वाला, जो कि फिट नहीं बैठ रहा। नदी बही किसके बगल से, हिल लॉक से, पहाड़ी से, कहां पर, गांव में,
तो जब पहाड़ी के बगल से बाई है तो ये एस वाला बेसाइड नहीं होगा, बिना एस वाला बेसाइड होगा। तो एरर हमारा कहाँ है जी, यहाँ बेसाइड वाला में एरर है, क्योंकि बेसाइड्स लगाया है, होना चाहिए था बेसाइड, लगाया बेसाइड्स, इसलिए एरर हमारा यही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बिकॉज द ऑप्शन सी हैज एन एरर। एट द प्लेस ऑफ बेसाइड्स वी शुड यूज बेसाइड विदाउट सफिक्स एस। ओके, आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू इन द लास्ट। समझ गए? अब ये समझिए कि हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी में हमने केवल आंसर टिक नहीं किया, उसके पीछे की जो भी लॉजिक थी, जो भी उसके रीजन थे, जो फैक्ट्स थे, हमने सारा कुछ बताया है। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, इस सेशन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और सीजीएल का क्वेश्चन हो, सीएचएस का क्वेश्चन हो, सीपीओ का लाओ, एमटीएस का लाओ, अपनी भी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में भी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर रखिएगा। तब तक के लिए रखते हैं, यानी कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक अलग ही प्रैक्टिस सेट के साथ, और वो ही प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट ही होगी, जो कि 8वां होगा, 8 होगा। So that's all for today. We are meeting next day. Thank you very much. Have a nice night today. Thank you very much. Goodbye.